तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत सी चीजें, जानेंगे आज बहुत सी चीजें, समझेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें हमने रिकॉल कर सकते हैं आप चीजों को, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। मायोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, आपका रिप्रोडक्शन पढ़ा है आपने क्लास 10 में। तो यही फिर से रिकॉल करते हैं वो चीजें, और कुछ थोड़ी चीजें और पढ़नी है हमको। तो सबसे पहले हम किसी भी इंडिविजुअल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कोई भी इंडिविजुअल लिविंग कैसे हो सकता है। लिविंग, व्हाट इज मेंट बाय द लिविंग। लिविंग वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है, लिविंग क्या होता है। लिविंग इज द क्राइटेरिया और द फेनोमेनन in anything which causes life। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या कुछ भी चीज जो लाइफ पॉजेस करे, जिसमें सेल डिवीजन हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दिखे, हमें उन चीजों को हम लिविंग कंसीडर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग करते हैं। तो अब इसी के साथ इसमें दो चीजें हैं, फैक्टर्स और फीचर्स। हम किसी भी इंडिविजुअल को दो क्राइटेरिया से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके रहते हैं, दो मेन फीचर्स रहते हैं जिनसे हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस बता सकते हैं कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला जो फीचर रहता है हमारा, पहला फीचर रहता है हमारा डिफाइनिंग फीचर। द सेकेंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर में हमारे ऐसे सारे फीचर्स आ जाएंगे डिफाइनिंग फीचर्स में हमारे सामने सारे फीचर्स आ जाएंगे जो कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना जरूरी ही है। डिफाइनिंग फीचर्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कैरेक्टरिस्टिक वाइज लिविंग में भी प्रेजेंट रह सकता है, नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट रह सकता है। कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो लिविंग है लेकिन फिर भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो लिविंग है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आता है, ऐसा इंडिविजुअल। कुछ ऐसे फीचर्स हैं मैं डीप डाउन बता दूंगा। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक, हम पहले कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ जो फीचर है वो हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी दिखता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी दिखता है। अब आप बोलेंगे कि सर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रोथ दिखेगी। तो क्या होता है, कोई भी चीज जैसे हमारे आपने माउंटेन्स को देखा होगा, एक सर्दियों के टाइम में उनमें बर्फ की लेयर जम जाती है, तो नॉर्मली उनकी जो हाइट रहती है, ये नॉर्मल एक्चुअल हाइट है हमारे किसी माउंटेन की।
लेकिन इसमें जब स्नो कवर हो जाती है तो इसकी हाइट कुछ बड़ी हुई दिखती है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें हमको ग्रोथ दिख रही है, कोई भी पहाड़ है या कोई सैंड ड्यून्स है, एग्जांपल में ग्रोथ में लिख लीजिए माउंटेन, सैंड ड्यून, रेत के ढीले लग जाते हैं रेगिस्तान में। तो ग्रोथ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी दिख सकती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी दिख सकती है। सेकंड फीचर जो है हमारा है, सॉरी अभी पहले इसी की बात करते हैं। ग्रोथ हमारे ये नॉन लिविंग हो गया, और ग्रोथ हमारे ह्यूमंस में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी दिखती है। हम छोटे से बड़े होते हैं, इतनी छोटी जब पैदा होते हैं छोटी हाइट रहती है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी विजिबल रहती है ग्रोथ फीचर। इसमें दो मेन डिफरेंस आप बता सकते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ किस टाइप से होती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज इन मास होती है, मतलब उनका नंबर नहीं बढ़ता है, मास बढ़ता है। कोई जैसे पहाड़ है, हमारे पहाड़ पे क्या होगा, एक बर्फ की लेयर चढ़ जाएगी तो पहाड़ का वजन या मास जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। कोई भी पहाड़ एक दूसरा पहाड़ खड़ा नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन मास। लेकिन ये हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन जब बात हम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें क्या दिखता है, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। कैसा इंक्रीज इन नंबर, जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटा रहता है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो रहते हैं, सेल्स की क्वांटिटी रहती है, सेल्स के नंबर रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है तो नंबर ऑफ सेल्स जो रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। तो ग्रोथ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ मास इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज इन मास होगा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, नंबर इंक्रीज होगा, जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है।
तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमारा आ जाएगा ग्रोथ सबसे पहला। अब यहाँ पे हम डिफाइनिंग फीचर्स की बात करेंगे। तो डिफाइनिंग फीचर, सबसे पहले डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं? ऐसे फीचर्स जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विजिबल हो, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते। द फीचर्स ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह हमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। इट इज नॉट प्रेजेंट इन, इट इज नॉट प्रेजेंट इन और नॉट शोन इन और नॉट सी इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला फीचर कौन सा हो सकता है? आप सोचिए, ऐसा कौन सी चीज है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती? इसमें सबसे पहला फीचर है हमारा, ये डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं ये रखता हूं। यहां पहला आ जाएगा हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द एक्टिविटीज विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल और इनसाइड द सेल बॉडी। ऐसी चीजें, ऐसे रिएक्शंस जो सेल बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रही है या रिएक्शन हो रही है, किसी सेल के अंदर जो रिएक्शन या प्रोसेस हो रही है, उस चीज को बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हमको कौन से ऑर्गेनिज्म में दिखेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहां पे लाइफ प्रोसेस करते हैं। सेल हमने पढ़ा है, सेल जो रहता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट रहता है, कि मतलब कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल प्रेजेंट होना जरूरी है, मतलब मैंडेटरी रहता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट होना। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं उनके अंदर सेल्स नहीं होता है, तो वो हमारे डिफाइनिंग फीचर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होंगी, क्योंकि उनके पास सेल प्रेजेंट नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म इज एन डिफाइनिंग फीचर। It does not present in non-livings। ठीक है बेटा, पहला क्लियर है आपको? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो हमको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही विजिबल हो, और डिफाइनिंग फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमको दिखाई दे। तो ये दो मेन फीचर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें फर्क बता सकते हैं कि वो जीवित ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग क्रिएचर है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमारा सेकंड आ जाएगा रिप्रोडक्शन। अब आप लोग पूछेंगे कि रिप्रोडक्शन तो सर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, तो ये ऐसा फीचर क्यों है जो सिर्फ मतलब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ रहा है रिप्रोडक्शन। इसका रिप्रोडक्शन, तो बेटा रिप्रोडक्शन ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं भी होता है। जैसे कुछ हमारे म्यूल है, फॉर एग्जांपल म्यूल, खच्चर जो होता है
वर्कर हनी बीज हैं। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ना, अपनी ऑफस्प्रिंग नहीं जनरेट कर पाते हैं। वर्कर हनी बीज जो है उनका सिर्फ काम करने का काम रहता है, सिर्फ वो रानी जो क्वीन रहती है उसकी हेल्प करती है, उसकी सेवा करती है। म्यूल जो होता है हमारा कल्चर, किसी भी रिप्रोडक्टिव एरर के कारण किसी हॉर्स का जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो म्यूल बन जाता है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और इसमें हमारे ह्यूमंस में भी है जो अनसेग्रेगेटेड कपल्स रहते हैं, जो किसी भी कारण से अपने नए ऑफस्प्रिंग जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक रिप्रोडक्टिव में, मतलब रिप्रोडक्शन क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी नहीं दिखता है। हमने क्या बोला, डिफाइनिंग फीचर में इसको रिप्रोडक्शन को तब रखेंगे जब ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो। अगर ये रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो वो एक कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये दो मेन फीचर्स कहलाते हैं डिफाइनिंग फीचर्स, मतलब ये इस क्राइटेरिया में वो सारे फीचर्स आएंगे जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पॉजेस करते हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे फीचर्स रहते हैं जो लिविंग में भी दिख सकते हैं और नॉन लिविंग में भी दिख सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब यहां पे आ जाता है हमारा, इसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ जो है, ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही दिखता है। ये एक ट्विन फीचर है। ट्विन फीचर जैसा हमने भी पढ़ा था कि ये दो तरीके से होता है, या तो इंक्रीज इन नंबर होगा, और या तो इंक्रीज इन मास होगा, इंक्रीज इन मास। तो इंक्रीज इन नंबर किसमें दिखता है हमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि इसमें सेल्स डिवाइड होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और इंक्रीज इन मास हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखता है। अब बच्चों यहाँ पे ग्रोथ जो है, ग्रोथ के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है हमारा इंट्रिंसिक ग्रोथ, पहला होता है हमारा इंट्रिंसिक ग्रोथ। और दूसरा होता है हमारा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ, इनके वर्ड से ही आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये किस टाइप की ग्रोथ है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब ऐसी ग्रोथ, द ग्रोथ विच इज एक्सटर्नली, जो बाहर से ग्रोथ हो उस चीज को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और जो ग्रोथ हमारे अंदर से हो उसको बोलेंगे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ।
एक्सटेंसिव ग्रोथ जो है वो हमको सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखती है, क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ बाहर से एक्सपांड हो सकते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ करते हैं, लेकिन जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखेगी, क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं वो इंटरनली डिवाइड होते हैं, इंटरनली फ्यूजन करके, फ्यूज होके वो सेल से एक सेल से दो सेल से बहुत सारे सेल्स बनाते हैं। तो एक्सटेंसिव ग्रोथ क्या होगी हमारी? इट इज एक्सटर्नल ग्रोथ फास्ट प्रोसेस रहती है। आपने देखेंगे कि कोई भी किसी भी माउंटेन पे जैसे रात में एकदम से मौसम चेंज हो जाए तो क्या होगा? जो माउंटेन है उसकी एक्चुअल हाइट से स्नो की एक लेयर चढ़ जाएगी और कितना एक्सपांड कर जाएगा। तो ये क्या है? एक फास्ट ग्रोथ है और रिवर्सिबल ग्रोथ, रिवर्सिबल ग्रोथ। रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं कैसे? क्योंकि जो माउंटेन पे जो लेयर चढ़ी थी हमारी स्नो की, वो एक समय आएगा जब गर्मी बढ़ेगी और वो जो एक्सटर्नल ग्रोथ हुई थी वो फिर से स्नो मेल्ट डाउन हो जाएगा, पिघल जाएगा और उसके बाद क्या है? वो अपनी एक्चुअल साइज में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये ग्रोथ जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखती है। इट इज seen only in non-living organisms। ठीक है? एक्सटेंसिव ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, बाहर से ग्रोथ होती है, उसको हम एक्सटेंसिव ग्रोथ बोलते हैं। ये एक फास्ट प्रोसेस रहती है, बहुत जल्दी ही ग्रोथ हो जाएगी और बहुत जल्दी ही रिवर्स हो जाती है। रिवर्सिबल ग्रोथ है कि जो जिस सिचुएशन में वो पहुंच जाता है उससे फिर से प्रायर सिचुएशन में आ जाता है, फिर से ही जो एक्चुअल साइज थी उसकी, एक्चुअल ग्रोथ थी उसकी, उसमें रिवर्सिबल हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा इंट्रिंसिक फीचर, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? इट इज an internal growth ये ग्रोथ क्या है? इंटरनली होती है, किसी चीज के अंदर होती है। कोई भी हमारी बॉडी है, सेल ह्यूमन बॉडी है या कोई भी एनिमल बॉडी ले सकते हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ले सकते हैं। उसमें क्या है कि ग्रोथ जो है वो इंटरनली होगी। नॉर्मली एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये हमारी एक सेल है, प्लांट सेल है, इसमें जो सबसे ऊपर वाली बॉल जो रहती है इसको हम क्या बोलते हैं? 10th क्लास में पढ़ा था, प्राइमरी बॉल। और इसके अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी, इंटरनली ग्रोथ होगी, एक अलग से एक सेकेंडरी वॉल बनेगी, फिर ऐसी लेयर्स बनती जाती हैं। तो इनको क्या सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। ये क्या है? एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है। हमारी हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ती है। कोई भी पेड़ हो उसकी भी हाइट जो है स्लो बहुत ही स्लो रिस्पॉन्ड करती है, स्लो बढ़ती है। और थर्ड इसका मेन पॉइंट क्या होगा? इट इज इरिवर्सिबल। अगर एक बार ग्रोथ जो हो जाए इंटरनली, वो फिर दोबारा रिवर्स नहीं होती है, वो एक्चुअल साइज में नहीं आती है। तो उसमें क्या हो रहा है? इसमें इंक्रीज इन मास हो रहा है। ये जो हमारी एक्सटेंसिव ग्रोथ थी इसमें क्या देख रहा है? इंक्रीज
इन मास। मास बढ़ रहा है ना, माउंटेन का मास बढ़ रहा है और फिर से रिवर्स होके वो एक्चुअल साइज में आ रहा है। लेकिन यहां पे क्या होता है, इट इज an increase in number growth। क्या हो रहा है, सेल्स जो है, सेल्स अंदर ही अंदर कोई भी बॉडी है उसके अंदर एक नई लेयर बना रहा है, तो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। वो सेल्स, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, दूसरे से तीसरा, ऐसे धीरे धीरे क्या इंटरनली ग्रोथ हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है सेल का, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। और ये जो फीचर है ये हमको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही दिखेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही दिखेगा। तो हमने क्या बोला था, ग्रोथ जो है एक ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें हमको क्या है, दो तरीके से ग्रोथ दिख रही है। पहला है इंट्रिंसिक ग्रोथ, सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मींस ऐसी ग्रोथ जो एक्सटर्नली हो, किसी भी बॉडी के सरफेस के ऊपर हो, ऐसी ग्रोथ से बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये एक फास्ट प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, सॉरी रिवर्सिबल है, रिवर्स हो जाती है, फिर से प्रायर स्टेट में आ जाएगी। और क्या है, ये सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। इसमें नंबर ऑफ मास इंक्रीज होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या है, ये एक इंटरनल ग्रोथ है, किसी भी बॉडी के अंदर, सरफेस के अंदर एक ग्रोथ होती है, उसको इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। एक स्लो प्रोसेस है, हमारी हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ती है। नॉर्मली हम रिप्रोडक्शन में भी ले लें, जब गैमेट का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, तो धीरे धीरे मियोसिस के थ्रू, मियोसिस 1, मियोसिस 2, मियोसिस 3, फिर धीरे लास्ट में जाके ब्लास्टूला बनता है, फिर प्लासेंटा अटैच होता है। तो ये क्या एक स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इसमें। और क्या है, इरिवर्सिबल है, एक बार अगर हो गई फिर दोबारा अपने प्रायर स्टेट पे, पहले जैसे स्टेट पे नहीं आ पाता है ये वाली ग्रोथ। ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर में इंक्रीज हो रही है, मास में इंक्रीज नहीं हो रही है। ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर दिख रहा है, विजिबल है, दिख रहा है। और क्या है, ये लास्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही बस प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग्स में प्रेजेंट नहीं होती है। तो ग्रोथ क्लियर है। ग्रोथ से हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग क्रिएचर्स में। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में हमारे सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, और इंट्रिंसिक ग्रोथ में हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। इसी के साथ हम सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन पे। अब जो हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर था उसमें था हमारा रिप्रोडक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं आता। तो रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं भी होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो होता ही नहीं है। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप के, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है फॉर्मिंग a new individual of their own type ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, किसी भी नए इंडिविजुअल को फॉर्म करना, अपने ही जैसे किसी नए इंडिविजुअल को फॉर्म करना। एबिलिटी टू produce new offspring, ability to produce new offspring। क्या है रिप्रोडक्शन, क्या है, तो एक एबिलिटी है अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स, नए ऑफस्प्रिंग बनाने का। फिर क्या है, इसको सेम एक चीज और बोल सकते हैं, प्रोड्यूसिंग सेम इंडिविजुअल्स
their own kind. ठीक है, रिप्रोडक्शन क्लियर है, फॉर्मिंग अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन टाइप, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, प्रोड्यूसिंग सेम इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। और ये अब एक क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? किसी भी स्पीसीज में रिप्रोडक्शन क्यों होना जरूरी है, क्यों नेसेसरी रहता है? इसका आंसर है कि किसी भी स्पीसीज का सर्वाइवल करने के लिए एनवायरनमेंट में एक टाइम आएगा, एक फेज आएगा। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, एक लाइफ स्पेन रहता है। लाइफ स्पेन मतलब लाइफ स्पेन मीन्स कि एक समय आता है जब वो मर जाते हैं, तो उनकी ही स्पीसीज को रेगुलरिटी में बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही नेसेसरी है। रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, स्पीसीज जो है एक्सटेंड कर जाएगी। तो इसका एक मेन पॉइंट और लिख लो, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। अब रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होंगे, इनके बारे में आप और डीप डाउन में 12th क्लास में और ही डीप डाउन में है, वहां पर जाके पढ़ेंगे। हम उसकी भी वीडियोस आपके लिए डाल देंगे। तो सबसे पहले एसेक्सुअल क्या रहता है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो भी उसका नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सेम उसी के जैसा, अपने पेरेंट बॉडी के जैसा होगा, जैसा उसका पेरेंट्स दिखते हैं सेम उसी के जैसे होगा। लेकिन ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। क्यों बनेंगे डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है उसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो जो भी इसका ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें जो भी जीन्स आएंगे, जो भी आइडेंटिटीज आएंगी या जो भी फीचर्स आएंगे वो सिंगल पेरेंट से आएंगे। इसलिए जो इसका ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या सेम एज इट इज उसके पेरेंट बॉडी के जैसा बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कोई दो पेरेंट मिलकर एक नया ऑफस्प्रिंग जनरेट करेंगे या बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें क्या होगा, वेरिएशंस आना बहुत ही आम बात है। दो पेरेंट्स के जीन्स मिलकर एक नया ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, तो उसमें कैजुअल बात है, ऑब्वियस बात है कि उसमें जीन्स में वेरिएशन आएगा, दोनों की आइडेंटिटीज मिक्स होकर नए ऑफस्प्रिंग में आएंगी। तो क्या है, ये एक डिफरेंट ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं। फिर इसके बाद एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो रहता है वो इजी सिंपल मोड रहता है। It is an easy and simple mode of reproduction. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज कॉम्प्लेक्स
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो समझ में आ रहा है इससे क्या है? इजी एंड सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है हमारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है, क्योंकि इसमें जो है सिंपल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर देगा, आइदर फिजन से या फ्रेगमेंटेशन से या बडिंग से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मियोसिस अगर होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, जैसे अभी मैंने बताया था कि धीरे धीरे प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस रहती है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रहेगी, इजीली फॉर्म नहीं होता है, इसमें बहुत से वेरिएशन से बहुत सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर होता है। फिर क्या है, यहाँ पे टाइप्स आएंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने टाइप होते हैं? सबसे पहला होता है बाइनरी फिजन, सेकेंड होगा फ्रेगमेंटेशन, थर्ड होगा हमारा बडिंग, फोर्थ होगा ट्रू रीजनरेशन, फिर स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारे मोड्स हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं आप चाहें तो मैं इनकी एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा सारे मोड्स को एक्सप्लेन करते हुए। अभी ठीक हूँ, आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो, तो मैं सिंपल में बता दे रहा हूँ। बाइनरी फिजन में एक सिंगल अमीबा जो रहता है, सिंगल पेरेंट सेल जो रहता है, वो 2 पेरेंट सेल में डिवाइड होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, फ्रेगमेंटेशियस बॉडी रहती है, इसमें एग्जांपल हमारा अमीबा आ जाएगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, फ्रेगमेंटेशियस बॉडी रहती है, फ्रेगमेंट्स वाली बॉडी रहती है, वो 2 पार्ट्स में। फ्रेगमेंट मतलब टूटना, बाइनरी फिजन भी मतलब होता है स्प्लिट होना, फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना। इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंटेशियस बॉडी होती है, या तो फ्रेगमेंटियस एल्गा होगा या फ्रेगमेंटियस हमारा फटल्यार होगा। वो क्या करता है, इसमें एग्जांपल हमारा स्पायरोगैरा आ जाएगा। एक सिंगल सेल कट होकर 2 इंडिविजुअल सेल में डिवाइड हो जाएगा, ये फ्रेगमेंट टूट जाएगा इसका। फिर थर्ड आता है बडिंग। बडिंग में क्या होगा, कोई भी एक पेरेंट इंडिविजुअल में एक बड लाइक एक्सटर्नल ग्रोथ अकर होगी, एक्सटर्नल ग्रोथ दिखेगी हमें, कोई बाहरी ग्रोथ दिखेगी, उसके कारण क्या है, फिर इसमें एग्जांपल हमारा ईस्ट लिख सकते हैं आप, हाइड्रा है। इसमें बडिंग में कैसा होता है, जैसे ईस्ट का एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल पेरेंटल बॉडी रहती है, इसमें एक बड एक्सटर्नल ग्रोथ विजिबल होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होने लगती है, और जब वो ग्रोथ फुली डेवलप्ड हो जाती है तो वो ग्रोथ क्या है, अपने आप को जो एक्सटर्नल बड है वो डिटैच कर लेती है, अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है। ये हमारी बड है और ये पेरेंटल बॉडी है, उससे बड से अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रीजनरेशन में जैसे हमारा प्लानेरिया भी उसको सिंपल कहीं से भी काटो, वो अपना एक नया ऑफस्प्रिंग बना लेगा। 3 इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अगर हम उसको 3 तरीके से 3 जगह से काटेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सिंपल मैं बताना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे को आपको रिप्रोडक्शन समझाना नहीं है, बस बताना है कि रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर हो रहा है। अमीबा भी एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो रही है। फ्रेगमेंटेशन में भी जो बॉडी रहती है, फ्रेगमेंटेड बॉडी रहती है, वो 2 नए इंडिविजुअल्स बना लेती है।
बडिंग में भी एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, वो अपने आप को डिटैच कर लेती है, दो नए एक सेल से दो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। ट्रू रीजनरेशन में भी प्लानेरिया क्या करता है, अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता है और फिर हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर हो रहा है ना, ग्रोथ तो मास तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर इंक्रीज इन नंबर हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ दिख रही है आपको, रिप्रोडक्शन में क्या दिख रहा है, ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज इन नंबर। फिर अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि क्या तो यहां पे पॉइंट आ जाता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर दिख रहा है हमको, इंक्रीजमेंट इन नंबर विजिबल है हमको, इंक्रीजिंग और रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, मतलब वहां ग्रोथ दिख रही है, रिप्रोडक्शन इज शोइंग ग्रोथ। रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हमको क्या दिख रहा है कि ग्रोथ हो रही है। If they are reproducing means they are growing. Or for unicellular organisms में क्या होता है, ग्रोथ जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो है वो प्रोपोर्शनल होती है रिप्रोडक्शन की। जहां पे हमको ग्रोथ दिख रही है वहां पे मतलब क्या है, ग्रोथ हो रही है, मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है तभी ग्रोथ हो रही है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल से रिप्रोड्यूस होके नया इंडिविजुअल बन रहा है, तो मतलब वहां पे ग्रोथ हो रही है। तो क्या यहाँ पे क्या है, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज synonym to growth। रिप्रोडक्शन क्या है, एक सिनोनिम है ग्रोथ का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन बेटा यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ अलग टर्म्स है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रही है, लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या बचपन से ही रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, एक इवेंचुअल टाइम आता है, एक टाइम आता है जब वो रिप्रोड्यूसिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, इन multicellular organisms growth is not same to reproduction। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस कर रहे थे तो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ कर रहे थे तो रिप्रोडक्शन हो रही है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के टर्म में, मतलब कंडीशन में क्या है कि ये ग्रोथ तो करते हैं, पहले भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन एक फेज आता है जब रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही पैदा होते ही से रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। एक कोई स्पेसिफिक फेज आता है जब ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मींस दे आर डिफरेंट। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन is mutually or are mutually
एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव मीन्स सबसे अलग इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स डिफरेंट इवेंट अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन में एक मेन चीज और है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्योंकि ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होती है। सॉरी, इसको हमने क्या कौन सा फीचर बोला है इसको? एक्सेप्शनल फीचर, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विजिबल नहीं होगी। इट इज एन, ये पॉइंट दोनों रिप्रोडक्शन के लिए है। इट इज नॉट फॉर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक एक्सटेंसिव फीचर, सॉरी एक्सक्लूसिव फीचर, एक्सेप्शनल फीचर है। एक्सेप्शनल मतलब एक्सेप्शनल फीचर है क्योंकि ये हमको हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने नहीं मिलती। नहीं मिलता। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, जो म्यूल होते हैं, वर्कर हनी भी होती है, ये इनमें क्या है? रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ह्यूमन स्टेराइल कपल्स होते हैं, ह्यूमन स्टेराइल कपल होते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक एक्सेप्शनल फीचर है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने मिल रहा है बेटा कि ग्रोथ जो है, सॉरी रिप्रोडक्शन जो है वो एक एक्सेप्शनल फीचर है, पर जो मेटाबॉलिज्म है वो एक हमारा डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं? जो हर एक लिविंग इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो पाए जाए ऐसे फीचर्स बोले जाते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक सेल एक्टिविटी है, सेल के अंदर हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है। तो वो एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या जो ऐसे फीचर्स जो हर एक लिविंग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है। लेकिन रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक एक्सेप्शनल फीचर है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है। कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है ये हमारा एक्सेप्शनल फीचर्स? उसमें आ जाएंगे हमारे म्यूल है, जो खच्चर जिसे बोलते हैं। फिर वर्कर हनी भी है। वर्कर हनी बी मीन्स जो आपने चैतन्य में देखा होगा, 4-5 काइंड की हनी बीज रहती है, उसमें जो सबसे नीचे जो रहती है वो वर्कर हनी बीज रहती है, जिनका काम क्या रहता है? सिर्फ जो महारानी रहती है, क्वीन रहती है, उसकी सेवा करना रहता है। फिर थर्ड जो आता है हमारे ह्यूमन स्टेराइल कपल्स। ऐसे कपल्स भी रहते हैं जिनको बच्चा नहीं होता है। बच्चा नहीं होता है तो वो लोग क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है? ये हनी बीज और म्यूल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो। इसीलिए इस फीचर्स को, जो रिप्रोडक्शन मेन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रखा है। क्यों? क्योंकि ये इसमें हर एक लिविंग इंडिविजुअल्स में ये नहीं पाया जाता है। तो इसको बहुत ही मार्कली नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा कि रिप्रोडक्शन को किस लिए एक डिफाइनिंग फीचर कंसिडर नहीं किया गया है, इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्यों रखा गया है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 फीचर्स थे वो हमने पूरे कवर कर लिए। अब हम पहुंच रहे हैं डिफाइनिंग फीचर्स में। डिफाइनिंग फीचर्स में हमारा पहला था मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, और दूसरा था कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर में आता है। क्यों?
उसको डिफाइनिंग फीचर में क्यों रखा गया है? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हर एक लिविंग इंडिविजुअल में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट रहती है। एक जानने की समझ क्या है, वो हर एक लिविंग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट रहती है। इसीलिए हम लोगों ने इसको एक डिफाइनिंग फीचर्स में कंसीडर किया है। फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको आपको कॉन्शियसनेस को दूसरे टर्म में, दूसरे वर्ड्स में आप अवेयरनेस बोल सकते हैं। अवेयरनेस हर एक लिविंग इंडिविजुअल्स में होती है, चाहे वो कुत्ता हो, घोड़ा हो, गधा हो, ह्यूमन बीइंग्स हो। ह्यूमन बीइंग्स भी एक सबसे बड़े कॉन्शियसनेस के वो है, मतलब सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं। तो जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो फीचर हम लोगों ने डिफाइनिंग फीचर्स में रखा है, क्योंकि वो चाहे बर्थ दे पाए या ना दे पाए, हर एक लिविंग इंडिविजुअल्स में एक कॉन्शियसनेस होती है, एक जानने की समझ होती है, एक अवेयरनेस होती है, जिसके कारण वो अपने आजू बाजू के आसपास के सराउंडिंग को अवेयर कर पाता है, समझ पाता है, कॉन्शियस हो पाता है। उसके अकॉर्डिंग हर एक लिविंग इंडिविजुअल में ये फीचर पाया जाता है, कॉन्शियसनेस। अब हम आ जाते हैं हमारे डिफाइनिंग फीचर्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमने दोनों फीचर्स समझ लिए हैं। पहला था हमारा ग्रोथ, दूसरा था हमारा रिप्रोडक्शन। ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों में पाई जाती है। रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्यों रखा गया है? क्योंकि ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं भी पाया जाता है, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में रखा गया है। एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मींस ऐसे फीचर्स जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों में पोजेस करें, या दोनों में ना भी करें, इसलिए एक में ना करें। लेकिन डिफाइनिंग फीचर जो होता है, हमारा डिफाइनिंग फीचर जो हमारा डिफाइनिंग फीचर्स जो था वो हर एक लिविंग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होना मैंडेटरी था, जरूरी था, कंपलसरी था। इसलिए इसको हम लोगों ने डिफाइनिंग फीचर, मतलब हम यहाँ डिफाइन क्या कर रहे हैं, लाइफ को ही डिफाइन कर रहे हैं। तो लाइफ में जो पहला डिफाइनिंग फीचर्स है, तो वो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो डिफाइनिंग फीचर्स मतलब लाइफ में आ जाएंगे। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो ऐसे फीचर्स जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही काइंड के इंडिविजुअल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दोनों ही काइंड के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, डिफाइनिंग फीचर्स में हमारा सबसे पहला आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज एन एक्टिविटी or reactions taking place in any living cells or individuals or organisms. समझ आया? मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज एन एक्टिविटी और अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर या उनकी बॉडी के अंदर कोई भी टाइप की एक्टिविटीज हो रही है, कुछ भी टाइप की मूवमेंट्स एक्टिविटीज हो रही हैं या रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारी जो रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? किसी भी बॉडी में, किसी भी सेल के अंदर कोई एक्टिविटी या रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये हर एक लिविंग इंडिविजुअल्स में पाया जाएगा, क्योंकि हर एक लिविंग इंडिविजुअल्स के पास सेल्स रहते हैं और सेल्स में ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं।
तो जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है वहां मतलब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है। तो ये क्या है, इट इज प्रेजेंट इन, इसका सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग क्रिएचर्स। ओके, गॉट इट। ऐसी एक्टिविटी, ऐसी रिएक्शंस जो हर एक लिविंग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट हो, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ऐसा कोई सा भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता हो। देयर इज नो एनी non-living creature or things present which performs metabolism। ठीक है, इट इज एन एक्टिविटी और रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एनी लिविंग और लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म। ऐसी कोई भी एक्टिविटी या रिएक्शंस जो किसी लिविंग इंडिविजुअल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने मिल रहे हो, ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ये हर किसी प्रकार के लिविंग क्रिएचर्स में पाया जाता है। और फिर क्या होता है, देयर इज नो एनी नॉन लिविंग क्रिएचर्स और थिंग्स प्रेजेंट विच परफॉर्म्स मेटाबॉलिज्म। ऐसा कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स या कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं है जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करती है। अब आप एग्जांपल बोलोगे कि सर वायरस तो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर भी वो फैलता है, लेकिन बेटा उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होता है, वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके पास उनको क्या बोलते हैं, हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टाइप का होता है। मेटाबॉलिज्म दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ये वर्ड्स आपको बहुत ही फैमिलियर लग रहा होगा। कैटाबॉलिज्म की आपने बहुत सी चीजें पढ़ी हुई हैं। कैटाबॉलिज्म हमारा, जब हम मिल्क को फाड़ते हैं तो वहां पर, जब दूध फाड़ते हैं तो वहां पर एक बहुत ही मतलब ऐसी एक्टिविटी होती है जिस एक्टिविटी को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या कहां पे देखने मिलता है हमको, जब हमारी दूध फटने की प्रोसेस होती है तब। तो पहला क्या था हमारा, एनाबॉलिज्म। सेकेंड था हमारा कैटाबॉलिज्म। पहला था हमारा एनाबॉलिज्म, दूसरा था हमारा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म का मीन्स किसी दो चीज को मिलाकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाना। जैसा हमारा वो रिएक्शंस के बारे में पढ़ा हमने, वहां पे हमने क्या देखा था, CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाते थे, C6H12O6 मॉलिक्यूल। तो ये क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, दो चीजों को मिलाकर एक चीज बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जो कुछ बनाए अपने सेल बॉडी के अंदर, दो सब्सटेंस को मिलाकर एक सब्सटेंस बनाए, वो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, एनाबॉलिज्म। जो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम देखने को मिलती है।
एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप फोटोसिंथेसिस को। यहाँ पे दो चीज मिलकर एक चीज सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है? एनाबॉलिज्म। और जब किसी चीज को तोड़ दिया जाए, टूटने वाले रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? कैटाबॉलिज्म। कैटालिस्ट टाइप का काम करते हैं, रिएक्शन में आकर तोड़ देते हैं उसको। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? रेस्पिरेशन के टाइम पे जो हमारी ऑक्सीजन आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे रिएक्शन टूट जाती है, या कुछ हमारे अंदर HCl है, फूड है जो ब्रेक डाउन होकर हमारे अंदर आता है। जब हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, तो ग्लूकोज पहले हमारी सलाइवा से मिलकर और शुगर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्टार्च जो रहता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है जैसे सलाइवा से मिक्स होता है। तो ऐसे रिएक्शंस जो ब्रेक डाउन होते हैं, ऐसे मूवमेंट्स क्या रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये हमारा इसमें एग्जांपल आप रेस्पिरेशन लिख सकते हैं, या फर्दर एक्टिविटीज जो आपके बेस्ट एब्डोमेन पार्ट में होती है, एब्डोमेन पार्ट में जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है, डिफाइनिंग फीचर्स में हमारा मेटाबॉलिज्म रहता है। मेटाबॉलिज्म कोई भी टाइप के रिएक्शंस या एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर जो होती हैं उनसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज बोलते हैं। वो दो टाइप की होती है, पहला होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस ऐसा रिएक्शंस जो किसी दो चीज को मिलाकर एक चीज बनाए, कोई दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बने, उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और फिर कैटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म मतलब किसी एक चीज को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमारी जो सलाइवा रहती है वो जैसे ही हमारे फूड में एंटर होती है तो वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर देती है। तो फिर इसी के साथ हम चलते हैं। तो कैन इसी के साथ हमारा एक सवाल उठकर आता है यहाँ पर कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रही है ना। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक्स में ये क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि क्या ये मेटाबॉलिज्म किसी बॉडी के बाहर भी हो सकती है? बताइए। ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहती है, मतलब किसी भी चीज का रिएक्शन होना हमारी बॉडी के अंदर, क्या ये बॉडी के बाहर भी हो सकती है? क्या उनसे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज कहलाया जाए? क्या उनसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहा जाएगा अगर वो बाहर होंगी तो? तो इसका आंसर है यस। यस, ये होती भी है और इनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से टच रहता है। तो जो हमारे टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं वो भी एक मेटाबॉलिज्म है, लेकिन किसी बॉडी के बाहर होती है, वो एक टेस्ट ट्यूब में होती है वो टेस्ट ट्यूब। तो ये क्या है? एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलेंगे, लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे। ऐसे जो रिएक्शंस होंगे ना जो किसी बॉडी के बाहर हो, तो उन रिएक्शन से हम बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। ना ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं और ना ही ये नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग चीज में भी नहीं आएगा ये, और लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होता है। इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं लिविंग रिएक्शंस, जो किसी बॉडी के बाहर आकर रिएक्ट करें। कोई दो रिएक्टेंट बॉडी के बाहर आकर रिएक्ट करें, उनसे बोलते हैं लिविंग रिएक्शंस। तो बेटा ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा? जो मेटाबॉलिज्म तो हो लेकिन किसी लिविंग
ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से बाहर हो, ऐसी रिएक्शंस को कहलाया जाता है, कहा जाता है लिविंग रिएक्शंस। फिर इसी के साथ इस सिस्टम को बोला जाता है फ्री सेल सिस्टम। क्या बोला जाता है? ये जो सिस्टम हो रहा है, जहां पर रिएक्शन हो रही है वो मेटाबॉलिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर, उसको बोला जाता है सेल फ्री सिस्टम। क्या बोला जाता है? सेल फ्री सिस्टम। मतलब ये किसी सेल के अंदर नहीं बल्कि बाहर हो रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है सेल फ्री सिस्टम। फिर ऐसे रिएक्शंस का एक एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में आप मिल्क डालिए, और उसी में एक एंजाइम डालिए, लैक्टोज नाम, क्या नाम की? लैक्टोज नाम की एक एंजाइम डालिए। तो इससे क्या होगा? वहां पर आपको एक एक्सटर्नल रिएक्शंस देखने की मिलेगी, एक्सटर्नल रिएक्शन देखने मिलेगी, जिसमें जो लैक्टोज एंजाइम है वो मिल्क को ब्रेक डाउन कर देगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाए जाते हैं? लिविंग रिएक्शन, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर होते हैं। ग्लूकोज उसको कौन से दो पार्ट में डिवाइड कर देगा? ये जो लैक्टोज हम डालेंगे इसको, ग्लूकोज को किस पार्ट में डिवाइड कर देगा? पहला ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, जो हम उसमें लैक्टोज डालेंगे तो, है ना? ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है लिविंग रिएक्शंस। फिर उसी के साथ हमारा लास्ट डिफाइनिंग फीचर, सेकेंड डिफाइनिंग फीचर आ जाता है कॉन्शियसनेस। क्या कॉन्शियसनेस जो है वो उसको डिफाइनिंग फीचर्स में क्यों रखा गया है? कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर में क्यों रखा गया है? ऐसा क्या है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखी जाती? तो क्या रीजन इसका आप बता सकते हैं? क्या आपने कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा है, जो नॉन लिविंग इंडिविजुअल देखा है, नॉन लिविंग कुछ भी चीज जो कॉन्शियस हो, जिसके पास कोई समझ हो? कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? एक समझ। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। अवेयरनेस बोल सकते हो उसको, अवेयरनेस या समझ। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? समझ। तो क्या है? इट इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ये जो एक फीचर है किसी भी इंडिविजुअल में, ये क्या है? सबसे ज्यादा ऑब्वियस है और सबसे ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। सबसे ज्यादा ऑब्वियस क्यों बोला गया है इसको? इसको सबसे ज्यादा ऑब्वियस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो मूवमेंट्स हैं ये किसी बॉडी के अंदर या बाहर कुछ ऐसे रिएक्शंस टेक प्लेस नहीं करते हैं। ये एक जानने की समझ होती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के जानने की समझ को क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होगी तभी आप किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब स्टिमुलाई वाला पार्ट जो है मैंने मेरी पुरानी वीडियो में कवर कर दिया है, कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड वाले में, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। स्टिमुलस मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल चीज जो हमारी बॉडी से टच होती है या कनेक्ट होती है। स्टिमुलस मीन्स एनी एक्सटर्नल थिंग और सेंस
which we sense is known as consciousness। ऐसे किसी भी एक्सटर्नल चीज को छूकर पहचानने की या सेंस करके पहचानने की या सुनकर पहचानने की हमारे रिसेप्टर्स थे, अलग अलग टाइप के सेंस थे। हमें ये कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड वाली वीडियो में इसको कवर कर दिया है। स्टिमुलस क्या होता है उसके बारे में एक ब्रीफ नोट भी बताया है कि स्टिमुलस किस चीज को बोलते हैं और कौन कौन से रिसेप्टर्स रहते हैं। ये अलग अलग काइंड के स्टिमुलस को फील करने के लिए या सेंस करने के लिए अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। तो एनी एक्सटर्नल थिंग्स और सेंस व्हिच वी सेंस इज नोन एज कॉन्शियसनेस, है ना। कोई भी चीज को जब हम टच करते हैं या छू कर बताते हैं तो वो चीज काय में जाएगी, कॉन्शियसनेस फीचर में जाएगी। तो इसमें हमारा जो प्लांट्स का जो कॉन्शियसनेस होता है, प्लांट्स कैसे कॉन्शियसनेस शुरू करते हैं अपने नास्टिक मूवमेंट का भी एक वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा। नास्टिक मूवमेंट्स जो हमारे प्लांट्स में दिखते हैं, इससे क्या होता है कोई भी प्लांट जो है अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई फील होता है तो वो एक कॉन्शियसनेस भी चला जाएगा क्योंकि वो सेंस कर रहे हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पर आपके वो सारे फीचर्स रहेंगे जो 3 फीचर्स मैंने डाले थे 10th क्लास की वीडियो में, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड ये सेम वीडियो है। इसी में आपको प्लांट मूवमेंट के कुछ फीचर्स देखने मिल जाएंगे जो प्लांट्स कोऑर्डिनेशन के जो एक सेंस करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो अपने अंदर के रिएक्शंस के थ्रू या किसी के थ्रू। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल कॉन्शियसनेस। सेकंड आ जाता है हमारा केमिकल कॉन्शियसनेस। और फिर थर्ड आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है। फिजिकल कॉन्शियसनेस में हमारा सारे जितने भी ट्रोपिज्म थे, ट्रॉपिक मूवमेंट में जितने ट्रोपिज्म आ रहे थे हमारा, चाहे केमिकल को छोड़ के, चाहे वो कोई फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा हो या जियोट्रोपिज्म शो कर रहा हो, ये सारी चीजें मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कवर कर दी हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, जितने भी मूवमेंट्स, जैसे कोई जो प्लांट है वो लाइट की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करने लगता है, कोई प्लांट है जो पानी की तरफ अपनी जड़ों को बढ़ा देता है, तो उसमें सारे नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप के थे। तो वो देख सकते हैं जियोट्रोपिज्म जो जमीन के अंदर जाता है, जो जमीन के बाहर जाता है, मूवमेंट दिखाता है, वो सारे जियोट्रोपिज्म में आते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स आपका फोटोट्रोपिज्म आ जाएगा, फोटोट्रोपिज्म, केमिकल ट्रोपिज्म और बायोलॉजिकल ट्रोपिज्म, सॉरी कीमोट्रोपिज्म, फिर इसके बाद जियोट्रोपिज्म, ये सारे आपके आ जाएंगे फिजिकल कॉन्शियसनेस में। फिर केमिकल कॉन्शियसनेस में हमारा वो कीमोट्रोपिज्म था, कीमोट्रोपिज्म का, सॉरी कीमो इसमें नहीं आएगा, इसमें फोटो, जियो और एक आएगा हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। फिर इसमें जाएगा हमारा कीमोट्रोपिज्म जब हमारा पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा से स्टिक होता है, कोई भी स्टिग्मा से जब हमारा पोलन ग्रेन स्टिक होता है तो वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसके कारण जो है वो ओवरी तक पहुंच पाता है। तो ये सारा कीमो कॉन्शियसनेस इसमें आ जाएगा, केमिकल कॉन्शियसनेस। फिर बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस में हमारा किसी भी दूसरे लिविंग इंडिविजुअल से कनेक्शन बनाना, आइदर उससे को हक करना, ये सारी चीजें इसमें हमारे बायोलॉजिकल ट्रोपिज्म में आ जाएंगी। व्हेन ऑर्गेनिज्म शोज रिस्पॉन्स टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म,
व्हेन, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म shows consciousness to any other organism, ठीक है। कॉन्शियसनेस जो है हमारी 3 टाइप की होती है। पहला होता है फिजिकल कॉन्शियसनेस, दूसरा होता है केमिकल कॉन्शियसनेस, और थर्ड होता है हमारा बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता दें, कॉन्शियसनेस मतलब होता है अवेयरनेस या जानने की समझ अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस एनवायरनमेंट को। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एक एक्सटर्नल थिंग होती है, एक्सटर्नल कोई भी चीज जो हम टच करते हैं हमारे हाथ से, कानों से देखते हैं या कुछ भी, तो ये सारी चीजें क्या है, हमको स्टिमुलस कहलाती हैं। जो एक्सटर्नल चीज हमको सेंस होती है, इन सारी चीजों को हम स्टिमुलस कहते हैं। तो स्टिमुलस को सेंस करना, ये क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के थ्रू ही हम किसी स्टिमुलस को सेंस कर पाते हैं। तो इसमें जैसे एग्जांपल में हमारा प्लांट मूवमेंट्स आ जाएगा, जिम्नास्टिक मूवमेंट्स थे, जिसमें कोई भी एक प्लांट जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या करता है, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अपने आप को बचाता है। तो वो सारी चीजें क्या है, नास्टिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। वो हमारी वो पुरानी वीडियो में देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है फिजिकल कॉन्शियसनेस, दूसरा होता है केमिकल कॉन्शियसनेस, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस। तो फिजिकल कॉन्शियसनेस में हमारे कौन कौन से मूवमेंट्स आ जाएंगे, जो हमने प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म। तो इसमें एक और होता है वो मैं बता दूंगा आपको, उसमें देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा केमिकल कॉन्शियसनेस, जिसमें हमारा कीमोट्रॉपिज्म है। जब हमारा पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा से स्टिक होता है, तो वहां पर स्टाइल में वो एक एसिड रिलीज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है। ओवरी तक पहुंचने के लिए, पोलन ग्रेन के लिए रास्ता बनने लगता है। उस कॉन्शियसनेस को हम किसमें इंक्लूड करेंगे, केमिकल कॉन्शियसनेस में। उस मूवमेंट को हम केमिकल कॉन्शियसनेस में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि किसी केमिकल के थ्रू उसमें बोरिक एसिड रहता है। इसके अंदर ये जो पोलन ग्रेन रहता है, इसमें बोरिक एसिड का काम रहता है, जब वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये लिख लीजिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। और अभी क्या है, 2 बार आ चुका है, 2008 और 2006 के एमसीक्यूज में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि पोलन ग्रेन किस एसिड की हेल्प से ओवरी तक पहुंचता है, ऐसा क्वेश्चन था। फिर लास्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, जिसमें क्या है, क्या होता है, कोई भी टच हम टच कर रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, हम किसी फिजिकल चीज को देख रहे थे, एक केमिकल चीज को देख रहे थे। यहाँ पे जो भी है नॉन लिविंग क्रिएचर्स है उसको देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या जाता है, बायोलॉजिकल ट्रॉपिज्म मींस, यहाँ पे बायो वर्ड आया है। बायो का मतलब ही होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मींस बायोलॉजिकली आइडेंटिकल। तो बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस में हमारा क्या जाएगा, क्या बोलते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब क्या फीचर्स रहते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म शोज कॉन्शियसनेस टू एनी अदर ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेंस करे, फील करे, तो वो कॉन्शियसनेस का हो जाएगा हमारा बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यहां पर इतना क्लियर है सभी लोगों को। तो इसमें एक सेकंड और क्वेश्चन है, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस हर एक इंडिविजुअल में पाया जाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है खुद को जानने की समझ, यहाँ पर वो किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझ रहे थे, लेकिन खुद को जानने की समझ क्या हर एक लिविंग इंडिविजुअल में होती है? इसका आंसर है नहीं। इसमें सिर्फ हमारे इंसान ही आते हैं, ह्यूमंस आर ओनली इंक्लूडेड इन इट, बिकॉज सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ लिविंग इंडिविजुअल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास है। ह्यूमन बीइंग्स ही बस सेल्फ कॉन्शियस है, खुद को जान सकते हैं या खुद के ही कुछ महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और इंडिविजुअल्स नहीं है जो सेल्फ कॉन्शियस है। महसूस है कि फीलिंग अलग बात है,
कोई कुत्ता अपने कुत्ते को बच्चे को पहचान जाएगा, वो एक कॉन्शियसनेस में आ जाता है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पे उससे ये है कि जब कोई भी आप नॉर्मली क्या है, कहीं पार्टी पे जाओगे तो क्या करोगे आप, आपको अपने आप को 10-12 बार निहारोगे, फिर उसके बाद जाओगे। लेकिन क्या है, जो हमारे बाकी लिविंग इंडिविजुअल्स हैं, जैसे डॉग है, हॉर्स है, काऊ, बफेलो, ये क्या करते हैं, ये करते हैं क्या ऐसा अपने आप को निहार कर जाते हैं, खुद के ऊपर कॉन्शियस है, खुद की मतलबी टाइप के हैं क्या? नहीं, ये मतलबी जो वर्ड है वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, ह्यूमंस ही सिर्फ मतलबी होते हैं, तो सेल्फिश होते हैं। तो ऐसा कॉन्शियसनेस जो सिर्फ खुद में खुद के बारे में सोचने का जो कॉन्शियसनेस होती है, जो खुद के बारे में जानने की समझ होती है, उस चीज को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये खुद के बारे में मतलब अवेयर ऑफ, किसी भी पर्सन के बारे में बात करें तो अवेयर ऑफ हिमसेल्फ या अवेयर ऑफ ही और सी इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और ही और सी और अवेयर ऑफ हरसेल्फ और हिमसेल्फ। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है इसमें। अब इसमें एक और कंडीशन है कि क्या कोई कोमा पेशेंट कॉन्शियस है? क्या कोई कोमा पेशेंट जो रहते हैं जिनका ब्रेन डेड कहलाया जाता है, वो क्या कॉन्शियस है? तो इसका भी आंसर रहेगा यस, ये लोग भी कॉन्शियस रहते हैं। रीजन ये है कि इनके भले ही सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहते हैं लेकिन कॉन्शियस रहते हैं, मतलब उनके अंदर फिर से लाइफ को गेन करने की कैपेसिटी रहती है। बहुत से कोमा पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने कोमा स्टेट से वापस आए हैं, जिनकी ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया हो, फिर से वो चलने फिरने लगे हों। तो ये फीचर जो है कोमा फीचर जो है वो कॉन्शियसनेस में आएगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस में आएगा, क्योंकि उसके अंदर उसके जानने की और पहचानने की क्षमता नहीं होगी। तो बेटा ऑल फेनोमेना आर ड्यू टू इंटरैक्शन, सारे फेनोमेना जो होते हैं इंटरैक्शन के थ्रू होते हैं, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइव एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। ये प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लेना कि क्या जो कोई भी जो इंटरेक्शन होता है उसी से कुछ शो होता है, कोई भी अवेयरनेस दिखती है। जैसे अगर एक सिंगल सेल को ले लूंगा, सिंगल सेल जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो वही ग्रुप ऑफ सेल्स कर लेता है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स को इंटरैक्ट करके एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करके कुछ एक्टिविटीज हो जाती है, कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ कॉन्शियसनेस आ जाती है, लेकिन सिंगल सेल में वो कॉन्शियसनेस नहीं प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। ये आज का हमारा चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अब इसी के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और उस लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर पाए। मेरा टारगेट है 2023 तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने का चाहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, अतुल्य क्लासेस को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।